टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। दक्षता परीक्षा से जुड़े हुए आज महत्वपूर्ण सेट 12 को लेकर आए हैं। हम लोग 11 टेस्ट को देख चुके हैं, आज हम लोग 12वें टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां टेस्ट को। सबसे पहला प्रश्न कहता है स्त्रीत्व शब्द। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्य। स्त्रीत्व एक कहीं ना कहीं भाव को बतला रहा है, स्त्रीत्व भाव, तो क्या हो जाएगा ये सी, भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, तो अर्थ के दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं अर्थ के दृष्टिकोण से? 5 भेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कहता है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, र, ज्ञ, ड। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? र। क्या है? र संयुक्त व्यंजन है। चलिए चौथा देखिए, चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? बोलिए तो चवर्ग, चवर्ग, च, तालु आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? तालु। क्या हो जाएगा ये? तालु। चलिए चौथा के बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है अंतःस्थ को। किसको माना गया है? अंतःस्थ को। चलिए छठा देखिए, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो क प्लस स। तो कहाँ है क प्लस स? तो ये रहा आपका पहला। चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक, तो प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो वर्ग के पंचम को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए 7वां के बाद 8वां देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को या अखंडित ध्वनि को? तो अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। किस में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। 10वां देखिए, काल के कितने भेद हैं? तो काल के कितने भेद हैं? काल के भेद हैं 3। काल के ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो 3 भेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11 को देखिए कि जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्तमान काल। भंडा फोड़ना, भेद खोलना, भंडार खोलना, बर्तन तोड़ना, मारपीट, मतलब क्या? भांडा फोड़ना, तो भेद खोलना। कहते ना हमारा भांडा फोड़ दिया, तो क्या हुआ? भेद खोल दिया, हमारा भेद खोल दिया। चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए। चलिए जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रधान शिक्षक का, तो आप इस नंबर पे 80 51 36 39 67 इस नंबर पे संपर्क कीजिए। मात्र 400 रुपये में आपका ऑनलाइन क्लास 15 टेस्ट सीरीज। कितने? 15 टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ आपका ऑल मटेरियल्स, और लगभग ये आपका 2000 प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। 2000 प्रश्न, ठीक है? कितने प्रश्न है? 2000। और कितना फीस है? मात्र 400। अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते, सिर्फ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 300 रुपये का फीस देकर ये सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाइए। सिर्फ मटेरियल चाहते हैं तो आप सिर्फ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी पूरी तैयारी अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक के द्वारा ये आपका तैयार किया गया है। 100% दक्षता परीक्षा में आप सफल होंगे। दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए और हाथों हाथ अभी आप पेमेंट करेंगे, साथ ही साथ आपको मटेरियल मिलेगा और आप अपनी तैयारी को गति प्रदान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। 14, फूला ना समाना, अधिक खा जाना, संतुष्ट होना, सेखी भगाना, बहुत प्रसन्न होना। कहते हैं ना खुशी से फूले ना समाना, मतलब क्या? बहुत अधिक प्रसन्न होना। चलिए 14 को देखिए, बटाधार करना, चाय बिगाड़ना, विनाश करना, काम चौपट करना, काम में देर करना। मतलब बटाधार मतलब क्या हो जाएगा? कि काम को चौपट कर दिया। क्लियर है? चलिए 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? 15 कह रहा है सुख दुख कौन समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगुणोत, कौन सा है? ये द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। चलिए 16 देखिए, नील कमल, नील और कमल, नील कमल क्या जाएगा? कर्म धारय, नील कमल।
क्या आ जाएगा ये कर्मधारय। चलिए प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, पंकज कौन समास है, कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व बुद्धिगु। तो पंकज कौन सा समास है, पंकज आपका बहुव्रीहि समास है। कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। चलिए 18 को देखिए, अज्ञान कौन समास है, अज्ञान नए समास है। अज्ञान कौन समास है, नए समास है। चलिए जिससे हमारा शब्द का अर्थ बदल जाता है नए समास से। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, 19 कह रहा है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाजोर ऋषि। कहाँ है महाजोर ऋषि, देखिए चौथा महाजोर ऋषि। चलिए 20 को देखिए, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है, तो यश जोर दा क्या हो जाएगा, यश जोर दा यशोदा। क्या हो जाएगा, यश जोर दा यशोदा। चलिए 20 के बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद का पौ जोर इत्र क्या हो जाएगा, पौ जोर इत्र। क्या हो जाएगा, पौ जोर इत्र। क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। 22 को देखिए, दौड़ना किस प्रकार की क्रिया, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणादायक, स्थित। तो दौड़ना को स्थित अर्थक के मतलब ये किस स्थिति में आप हैं, विराम में है, गति में है या दौड़ना में है, तो इस स्थिति को बतलाता है, तो स्थिति अर्थक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि पठ क्रिया का सामान्य वर्तमान एक वचन कौन, पठ। पठ मतलब पठता है, पठ मतलब पठता है। क्लियर, इसका आ जाएगा ए। 24 को देखिए, राम किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, मतलब क्या, काम करना। क्या कर रहा है, काम करना। तो काम करना कौन है यहाँ पे, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा ये आपका प्रेरणार्थक। क्या कर रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं 24 के बाद 25। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किसका चिन्ह है, को किसको, रोटियों को। किसको पकाने की बात कर रही हैं, रोटियों को। तो क्या हो जाएगा, ये कर्म है, रोटियों को पकाना, रोटियों को पकाना। क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26। अब आपके गणित के फैकल्टी टीचर आएंगे और वो आपको गणित के सवालों को बताएंगे। तो अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टी की जो तैयारी करवाई जा रही है। चलिए अब आफ्ताब सर आएंगे। चलिए मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे सेट को देखा है, एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, इसलिए जो साथी जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़िए। और पीडीएफ के लिए या फिर क्लास के लिए अभी भी क्लास करवाई जा रही है, आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। सर जो नंबर दिए उस नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 450 रुपया में बेचा जाए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी 10% की छूट दिया गया और कितना में बेच दिया गया, 450 रुपया में बेच दिया गया है। तो छूट जो दिया जाता है हमेशा 100 में, परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। तो 100 में कितना परसेंट का छूट दिया गया, 10% का। 10% का छूट दिया गया है, इसका मतलब हो गया 90। यानी 90% बराबर क्या हो गया आपका, 450 रुपया में बेच दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य 100% होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसको 90 को इधर लाइए तो 450 बट्टा 90 गुने 100 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45 बराबर 500। 500 आंसर आ जाएगा इसका। कितना अंकित मूल्य था, 500 रुपया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। क्या है, 7 + 7 + 7 बोर्ड मास आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है, फिर ऑफ का, और यहाँ पे पहले भाग का करेंगे, उसके बाद गुना जोड़ जो हो उसका करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का करते हैं। 7 + 7 + 7 कितना हो गया, 21 भागा 7 बट्टा 5 + 5 + 5। तो पहले भाग का करेंगे फिर जोड़ का करेंगे। तो 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 5 5 10 प्लस 1, ये कितना हो गया, 7 में 21 में 7 से भाग लगाइए तो 3 बट्टा 10 1 11 हो गया। यही आंसर हो गया। कितना हो गया, 3 बट्टा 11। 3 बट्टा 11 आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक माता और उसकी पुत्री की आयु का योग 50 वर्ष है। एक माता है और उसकी पुत्री है, दोनों की आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु माता की आयु का सप्तांश था, यानी 1/7 था। ठीक है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है? तो बाय ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि दोनों की आयु का योग, दोनों के जब उम्र को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 50 होता है। और पूछ रहा है माता का वर्तमान उम्र क्या है, तो ये सब जो दिया हुआ है सब माँ का उम्र दिया हुआ है। दोनों का कितना है? 50 है, और ये ऑप्शन में सब माँ का उम्र। मान लीजिए माँ का उम्र अगर 10 है तो 50 में से 10 गया तो बेटी का उम्र 40 हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट पर दूसरे पे चलते हैं। मान लेते हैं कि माँ का उम्र जो है कितना है, दूसरा ऑप्शन के 40 है, तो बेटी का उम्र कितना होगा? दोनों का योग 50 होना चाहिए, बोल दिया है दोनों का योग 50। तो माँ का उम्र 40 है तो बेटी का उम्र कितना होगा? 10 होगा। दोनों जोड़ के 50 होगा ना, 10 होगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु माता की आयु का सप्तांश था, यानी 5 वर्ष पहले माता का आयु कितना होगा? इसमें से 5 घटा देंगे तो वही 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माँ का उम्र 35 होगा और बेटी का उम्र कितना? 10 में से 5 गया 5 होगा। तो क्या इसका सप्तांश ये है? देखिए 35 में 7 से भाग लगाइए, सप्तांश माने 1/7, 7 5 35 पूरी गया, यानी ये सही है, यानी ये सही है। बाय ऑप्शन से आप बिना कलम चलाए इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बना के बाय प्रोसेस। कहता है मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र को मान लेते हैं x, तो बेटी का उम्र क्या हो जाएगा? बेटी का हो जाएगा माँ की उम्र का सप्तांश कह रहा है तो 1/x/7 हो जाएगा, x/7 हो जाएगा। और वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान उम्र को हम क्या करेंगे? इसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात है, अभी वर्तमान की बात है। तो x + 5 प्लस x/7 + 5 बराबर कितना है? 50 है। बराबर कितना है? 50 है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। देखिए 7x + 35 + 35 बराबर 350। ठीक है, तो 7x बराबर 35 × 70, 70 को उधर कीजिए, 350 में 70 गया तो 280 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, x बराबर 40 हो गया, x बराबर 40 हो गया। और ये जो है हमारा क्या है? माँ का उम्र 5 वर्ष पूर्व है, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? 40 + 5। ठीक, नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतना है, कितना है? 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है, तथा लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि लंबाई कितना हो गया? लंबाई हो गया 5x, 5 को 5:4 है तो 5x ले लीजिए। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई बराबर मान लीजिए 4x हो गया, 4x मान लीजिए। अब क्या कहता है? लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो 5x - 4x बराबर 20। ये हो गया। x का मान कितना हो गया? x का मान आ गया, x का मान आ गया 20, 5 में से 4 गया तो x का मान आ गया हमारा 20। इसको वैल्यू पुट कीजिए तो 5x को हम करेंगे तो 5 × 20 कितना होगा? 100 हो गया लंबाई, या चौड़ाई कितना हो गया? 80 हो गया। और आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B। और 2 × L कितना हम लिखाएं? 100 निकाले हैं, और B कितना निकाले हैं? चौड़ाई कितना निकाले? 80 निकाले हैं। तो 2 × 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई धन 3 वर्ष में 806 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्ष में 858 रुपया हो जाता है, तो ब्याज का दर क्या है? कोई धन जो है ना 3 वर्ष में कितना हो गया? 806 रुपया हो गया, और 4 वर्ष में कितना हो गया?
858 रुपया हो गया। यानी क्या है, मिश्र धन है, यानी मूलधन है और ब्याज दोनों जुट गया। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में जो हो जा रहा है आपका 858 हो जा रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 806 हो जा रहा है, 806 हो जा रहा है। यानी ये मिश्र धन है, और मिश्र धन को घटाएंगे तो मूलधन खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है, तो मूलधन खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो ब्याज होगा। यानी ये दोनों का डिफरेंस, यानी 1 वर्ष का हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 858 में से 806 को घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। 1 वर्ष का हमारा क्या निकल गया, ये ब्याज निकल गया, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। नहीं तो हम पता कर लेंगे 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का 52 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 गुने 52 बराबर 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये ब्याज हो गया 3 वर्ष का। तो आप लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है, ठीक है। और हम ब्याज निकाले हैं 156, तो 156 बराबर P कितना है, P हम कितना निकाले हैं, तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के ब्याज में से इस 3 वर्ष के मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा। तो 806 में से 156 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, नहीं 650 आ जाएगा। तो ये हमारा 650 P है, और R तो हमें मालूम ही करना है, और T जो है समय 3 वर्ष हम लेके चले हैं, आप 4 वर्ष भी लेके चल सकते हैं, बट्टा 100 कर दीजिए क्या, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 13 इकाई 13, 13 दूना 26, ये हो गया। और ये 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 4 R बराबर कितना हो गया, 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से जिसमें भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक और स्वयं, एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे से भाग न लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 97 इसका आंसर हो जाएगा, सी, इसका आंसर 97 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है a प्लस 1/a बराबर 7, तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर, इसको फाइंड करना है, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, लिख देते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको जब वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 बट्टा a का स्क्वायर, करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, या तो गुना कीजिए या तो वर्ग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, सेम है। चलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर ले रखे हैं, ठीक है। बराबर कितना होगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर, और ये a से ये खत्म हो गया, बच कितना गया, 2 बच गया, बराबर 49 हो गया। अब देखिए हमको यही निकालना है, तो 2 को इधर ले आइए, तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर, 2 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, 49 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 अपना आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 47, आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है 25% का 25% कितना होगा, परसेंट दिखाई दे रहा है, जस्ट इसके नीचे में 100 डाल दीजिए। कह रहा है 25 का 25%, 25 बट्टा परसेंट को हटा के नीचे में 100 लिख दीजिए, का मतलब गुना, 25% बट्टा में गुना कर दीजिए। अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से 25 तक, तो 25 25 कितना होता है, 625 होता है, 15 का 225 होता है, 25 गुने 25 625, अब बट्टा में 4 गो 0 डाल दीजिए, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.0625, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद दशमलव डाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी
कह रहा है यदि किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचने पर 60 रुपया का लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकाले। यदि किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचा गया तो कितना का फायदा हुआ, 60 रुपया का, यानी वो सामान खरीदा कितना में, तो जो फायदा हुआ उसको घटा लीजिए, वही उसी में खरीदा, तो फायदा कितना का, 60 रुपया का हुआ। 460 रुपया में बेचने पर, 460 रुपया पर बेचा तो कितना का फायदा हुआ, 60 रुपया का, यही क्या हो गया, इतना में वो खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा हो गया 400 रुपया, यानी इतना में खरीदा, अब बेचा 460 में 60 का फायदा हुआ, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 गुने 100। तो ये कितना है, लाभ कितना है 60, क्रय मूल्य हमारा कितना है 400, गुने 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डबल 0 खत्म, अब 15 चौके 60 हो जाएगा, कितना आ गया लाभ परसेंट, 15% आ गया, 15% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी कोण हो, अष्टभुज है मतलब कि 8 गो भुजा, षष्ठभुज मतलब 7 गो भुजा, नहीं, अष्टभुज मतलब 8 गो भुजा, त्रिभुज मतलब 3 गो भुजा। तो इसमें जो जब बहुभुज की बात हो तो हम क्या करेंगे, उसका अंतः कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा अंतः कोण बराबर। तो यहाँ पर अष्टभुज यानी 8 भुजा की बात कर रहा है, तो 8 गो भुजा मतलब n का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 - 2 गुने 180, 8 - 2 गुने 180 कितना होगा, 6 गुने 180 कितना होगा, 18 6 के 108, 108 और 0 का 0 कितना हो गया 1080, कितना हो गया 1080, आंसर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं 90 डिग्री होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज आपका, जिसमें ये जो है कितना है 90 डिग्री होता है, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई कितना है 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आधार की जगह पर लिख दिए, और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, आधार गुने लंब होता है। तो हम तो पहले सबसे पहले ये निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 10 दाएं 100 और माइनस 8 8 64, तो 100 माइनस 64 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, √36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी हमको P पता चल गया कि 6 है। तो 1/2 और B तो आधार तो 8 है, गुने 6 हम निकाले हैं, इसको दे देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 6 चौके 24, यही एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में, ये देखिए आकृति दिया हुआ है ABCO, आकृति में AO एक त्रिभुज है, AO एक त्रिज्या है, AO ये जो आपको दिख रहा है A और O, ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, एक वृत्त के ये पूरा डायमीटर का आधा जो होता है, बीच से यहाँ तक का जो लंबाई जो होती है वही त्रिज्या होता है, ये सब त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है। चक्का देख लीजिए और उसका रिम को देख लीजिए, बीच से जो निकलता है वही उसका क्या हो गया त्रिज्या हो गया। चलिए तो क्या कर रहा है, ये इसकी त्रिज्या है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, AO की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये देखिए बीच से आया है, जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर इतना ही है,
ये भी है तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर होगा, यानी AO बराबर OB होगा। अब बराबर AO जब 15 सेंटीमीटर दिया हो तो OB भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि AB पर लंब है OC, AB पर ये लंब है, देख रहे हैं कोण भी बना दिया है। जब ये लंब इस पर है तो AB पर लंब है, OC नहीं, तो ये भी हो गया OC लंब है AB पर पूरे OC लंब है, तो इधर से भी 90 डिग्री हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये अपना 9 सेंटीमीटर है। जब ये लंब कर्ण और लंब हमको पता है तो आधार नहीं पता चल जाएगा, तो आधार हम कैसे निकालेंगे, आधार हम कैसे निकालेंगे, लंब हमारा दे रखा है 9 सेंटीमीटर और ये OB जो है AO जो है क्या दिया हुआ है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा लंब आधार बराबर हम क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 15 225 माइनस 9 9 81 कितना हो जाएगा 144। 144 किसका होता है 12 का होता है, 12 सेंटीमीटर हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 12 सेंटीमीटर हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 12 + 12 बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर, आंसर A। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि P किसी काम को 12 दिन में करता है, कोई व्यक्ति है P जो 12 दिन में कोई काम को करता है, तथा Q दूसरा व्यक्ति Q है, उसी काम को वह 16 दिन में करता है। कोई एक काम है जिसको P जो है नाम का व्यक्ति जो है 12 दिन में करता है और Q नाम का व्यक्ति 16 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अलग अलग काम करता है तो 12 दिन में एक करता है 16 दिन में। अगर दोनों को हम काम पर रख लेते तो बताइए जल्दी काम खत्म करने के लिए दोनों कितना देर में करेगा, कम में समय में करेगा। तो आप क्या करेंगे इसके लिए P गुने Q बट्टा P प्लस Q कर दीजिए, दोनों का काम निकल जाएगा, दोनों का काम निकल जाएगा। ठीक है, बस ऊपर वाला गुना कर दीजिए, नीचे को जोड़ दीजिए, कितना है 12 गुने 16 कर दीजिए, 12 गुने 16 बट्टा 12 + 16 कर दीजिए, ये आपका काम निकल जाएगा। नहीं ये आपका तो 12 गुने 16, अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 16 + 12 16 + 26 2 28, 4 7 28, 4 3 12 यानी 16 3 48 बट्टा 7 हो गया, यानी ये कितना हो गया 7 6 के 42 6 48, 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7 है, ए आंसर, ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ कितना है 27 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन होगी, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो एक संख्या तो 27A होगा और दूसरी संख्या हमारा 27B होगा। तो सबसे पहले हम A और B हमको अगर पता चल जाएगा तो हम गुना करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करा 189 है दोनों का योग, 189 है, इसको एचसीएफ से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, A बराबर अगर 1 रखेंगे और B बराबर कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, नहीं तो सबसे छोटा A, तो A के जगह पर आप क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, 27 गुने 1 बराबर 27, 27 आंसर आ जाएगा, आंसर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बना रहे हैं, बड़ा फास्ट में इस सबको बनाना है, बनाते चलना है। अगर आप अभी भी चुक गए हैं तो इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए, बेसिक से अब थ्योरी को बनाया जाएगा, जो हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं उन लोगों से बन रहा होगा, तो लेट नहीं कीजिए, जल्दी इनको जुड़ना है, जुड़िए। चलिए यदि कोई रेलगाड़ी 1200 मीटर की दूरी 18 मिनट में तय कर लेती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, मीटर ये दिया हुआ है मीटर, 1200 मीटर, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है 1200। देखिए चाल जो होता है दो चीज में आप निकालिए, या तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए।
या तो मीटर प्रति सेकेंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो यहाँ 1200 मीटर, चलिए ठीक है। नीचे में क्या दिखा हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, मिनट में दे दिया, उसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 18 मिनट बराबर 18 गुने 60 कर देंगे, हो गया। तो ये हो गया मीटर सेकेंड हो गया, ये निकल गया। लेकिन हमसे आंसर पूछ रहा है चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड को ना किलोमीटर प्रति घंटा जब बनाएंगे, यानी छोटा को जब बड़ा बनाएंगे तो बड़ा से गुना कर दीजिए। गुना करने के लिए क्या है, एक है 18/5 है और एक 5/18 है। इसी से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर को मीटर सेकेंड बनाते हैं। तो यहाँ पर छोटा है तो बड़ा वाला से भाग कर दीजिए तो बड़ा बन जाएगा, गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। काट दीजिए, 18 से 18 गया, 0 से 0, 6 दूना 12, 0, ठीक है, 6 दूना 12, 0, 20 हो गया। अब 20 5 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये 1200 हो गया और बट्टा 18 गुने सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा 18/5, 18/5, 18 से 18 कट गया, 0 से 0 कट गया और 6 दूना 12, 0, ठीक है। और इसको 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। आंसर कौन, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा। तो आप लोग को अगर पता होगा तो क्यू ये होता है घनमूल, इसमें 64 डाल दीजिए, क्या होगा, 4 होता है, 4, यानी 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 गुने 4 गुने 4, 64 यानी 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या होगा। तो हम बताएं अभी कि छोटा को अगर बड़ा बनाना चाहेंगे तो उसको बड़ा के संगत में डाल दीजिए। तो ये वो है, एगो 18/5 है, एगो 5/18 है, 5/18 है। तो बउआ को अगर बड़ा बनाना है तो बड़का के साथ डाल दीजिए। अब बड़का को अगर बउआ बनाना है, चॉकलेट खाने वाला बनाना है, तो उसको बड़का को बउआ के साथ डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बउआ एक बड़का है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़का है, इसको बउआ के साथ डालिए, यानी 5/18 से गुना कर दीजिए, 36 गुने 5/18 से गुना कर दीजिए, क्या होगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, बउआ बन गया, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु आप लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, शंख के तरह नीचे में वृत्त रहता है, ऊपर से ऐसे रहता है, ठीक है, ये शंकु हो गया, इसका ये h हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये h हो गया और ये l हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, इसका ऊंचाई, ये मेन ऊंचाई ये हो गया। शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला 21 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, l जो है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, त्रिज्या आर दिया है 21, गुने तिर्यक ऊंचाई यानी एल साइड वाला 10 दिया हुआ है, लिख दीजिए 10, काटिए 7 तिया 21, 22 तिया 66, 0 यानी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 660 कहाँ है, 660 600, सी नंबर आंसर अपना हो गया, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है, बनाइए, इधर को उधर कीजिएगा माइनस प्लस में चल जाएगा, इधर को उधर कीजिएगा प्लस माइनस में आ जाएगा। चलिए क्या है, 6x + 4x - 20, तो 6x और 4x को पहले जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 10x और -20 बराबर 9x + 5, ठीक है,
9x को इधर ले आइए तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10x माइनस 9x बराबर 5। अब 20 माइनस में इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10x में से एक x 9x चला गया तो x हो गया, और ये कितना होगा 20 5 25 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया, x का वैल्यू 25 आ गया। चलिए अपने लोग अब अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन गलत है, 45 नंबर में क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 7 है तो उसका योग कितना होगा? योग कितना होगा? तो योग को क्या करेंगे, योग बराबर क्या करेंगे, औसत जितना है उतना औसत गुने कितना संख्या है उसको गुना कर दीजिए, निकल जाएगा योग। औसत कितना है 7 और संख्या कितना है 5, कितना होगा योग 35 होगा। योग कितना होगा 35 होगा। चलिए डी, योग कितना होगा 35 होगा, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है तो योग कितना होगा। 6 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 छके 72 योग हो गया। और कह रहा है तथा 7वां अंक आ जाए, यानी 6 संख्या था अब कितना हो गया 7 हो गया, तो कितना योग औसत हो जाता है 11 हो जाता है। यानी 7 संख्या का योग कितना होगा, 7 संख्या का योग कितना होगा आपका, तो 7 संख्या का योग हो जाएगा 11 औसत है गुने 7 गो संख्या, तो 11 7 77। और 6 संख्या पहलुक का 6 संख्या का योग औसत गुने कुल संख्या, तो औसत कितना है 12, संख्या कितना 6 गो है, तो 12 5 7 12 6 72। और दोनों को जब हम घटाएंगे तो जो संख्या बाद में आया वो नहीं निकल जाएगा। 7वां संख्या क्या होगा, 7वां संख्या क्या होगा, 7वां संख्या दोनों को घटा दीजिए 5 होगा। 72 में से 77 में से 72 गया तो 5 होगा। आंसर सी, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 48 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो वह संख्या क्या होगी। यानी 1/3 भाग जो संख्या का है ना उसका 1/4 जो है 12 कम है। यानी कोई संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 1/3 तीसरा भाग उसके चौथा भाग से क्या है 20 अधिक है। 20 ये वाला कम है तो कम वाला को इधर लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 12, 4x माइनस 3x बराबर 20। ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 240, 240 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है, तो 1/3 भाग से 12 20 हम ले लिए, 12 यहाँ पे आएगा ना, 12 आएगा, 12 कम है, ये 12 है, तो ये 12 और ये 12, ये वाला 12 उधर चल जाएगा, तो 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। तभी तो आंसर नहीं मिल रहा था, 20 ले लिए थे, 144, 144 आ जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है 2/7 1/8 2/7 गुने 1/8 प्लस 3/7 प्लस 6/14। इसको सॉल्व कीजिए, 2 को काटिए, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 1/7 दूना 14 प्लस इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 3 दूना 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना होगा 14, 1 प्लस 12 13/14, ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 3 दूना 6, ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। देखिए ये कितना है 7 चौके 28, 1/28 हो गया प्लस 14 हम लोग ले लेते हैं यहाँ, और ये करते हैं 7 दूना 14, 3 दूना 6 प्लस 14 इकाई 14, 6 हो गया। यानी 1/28 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं,
28, 28 हम लोग ले लेते हैं 28, बच कितना आ गया 1 प्लस 6 6 12, 6 6 12, 12 12 14 दूना 28, 12 दूना 24, यानी कितना हो गया 25/28। देखिए तो आंसर है 25/28, 25/28 नहीं है आंसर, इसमें से ऑप्शन में नहीं है आंसर, ई होना चाहिए 25/28, यही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर क्या होगा, यानी दर पूछ रहा है। धन मान लीजिए P है, अब P से क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा, धन P जो है 3P हो गया, यानी इसमें ब्याज जुटा कितना वर्ष में 5 वर्ष में, 5 वर्ष में P जो है 3P हो गया, तो ब्याज जुटा यानी मिश्र धन हो गया। तो हमारा जो है P जो है 3P हो जाएगा। अगर मिश्र धन में से हम जो है मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी 3P माइनस P कितना हो जाएगा 2P, 2P क्या है ब्याज है, और ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है P, अगुने R तो निकालना ही है, अगुने समय कितना 5, बट्टा कितना 100, ये P से ये P खत्म, ये P से ये P खत्म। अब आ जाते हैं 20 5 6 100, ये हो गया, R बराबर कितना हो गया 40, R बराबर 40% हो गया, R बराबर 40% हो गया, R बराबर 40% हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है देखते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, साइंस को थोड़ा फास्ट में देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन नहीं है, जल जंतु वायु ये सब है, मानव जिसका उपयोग करता है सभी प्राकृतिक संसाधन है, और मानव तो उसका यूज करता है उपयोग करता है, तो मानव नहीं है प्राकृतिक संसाधन, बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितने किलोग्राम वायु का प्रयोग करता है, तो हम जो है एक आदमी 16 किलोग्राम के लगभग में वायु का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है, पूरा पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है सिंचाई में होता है, सिंचाई में होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग सिंचाई में ही किया जाता है जल का उपयोग। चलिए भूमिगत जल स्रोत है, भूमिगत भूमि से जो जल स्रोत निकलता है नलकूप तालाब नदी झील नलकूप होगा, भूमिगत जल स्रोत नलकूप होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी का होता है, बाय ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन में जो दिया है लगभग हमारा जो है 60% पानी होता है, 10% शरीर में होता है 60%, तो खोजिए खोजिए 50 से ऊपर 70, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 70 सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि का उपयोग होता है, भूमि का उपयोग, भूमि जो है जमीन जो है लैंड जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, कृषि में होता है बिल्कुल होता है, चारागाह में होता है बिल्कुल होता है, उद्योग में होता है सब में होता है, आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय पठारी मरुस्थल, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में सबसे ज्यादा होता है, मरुस्थल में होगा चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खनिज नहीं है, खनिज नहीं है, तांबा लोहा सोना तीनों खनिज है, तो रबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में कौन सा खनिज भंडार समाप्त होने की आशंका जताई गई थी, तो पता चला था कि पेट्रोल अब खत्म होने वाला, अब गाड़ी कैसे चलाएंगे, पेट्रोलियम। अगला चलिए हो गया इतना ही। अब जो है आप लोग के सामने जफर सर आ रहे हैं, अब जफर सर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।
आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। अब जो है इसके आगे हम लोग 8 सेक्टर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के समक्ष में है वो क्या है कि धात्विक खनिज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिस खनिज में धातु का अंश पाया जाता है, यानी कह सकते हैं लौह अंश पाया जाता है, वो क्या होता है, वो धात्विक खनिज होता है। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि धात्विक खनिज जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे विद्युत क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो उसी आधार पर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा कि धात्विक खनिज क्या होगा, उस आधार पर अगर चेक कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। जैसे तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, है कि नहीं, स्टील हो जाएगा, ये सब क्या है, आपका धात्विक खनिज है। जबकि अधात्विक खनिज में क्या आ जाएगा, आपका अब्रक आ जाएगा, पोटास आ जाएगा, ये सब चीज क्या है, ये सब चीज आपका अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खनिजों का उपयोग होता है औषधि में, भोजन में, उद्योगों में। तो देखिए खनिजों का उपयोग जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो कहाँ करते हैं, हम लोग उद्योगों में करते हैं। कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं। कहाँ करते हैं, खनिजों का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा उद्योग में करते हैं। खनिजों का उपयोग सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ करते हैं, उद्योग में करते हैं। कहाँ करते हैं, उद्योग में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विकासशील देशों में ईंधन का सबसे, अगर यही पर क्वेश्चन रहता विकसित देश तो इसका आंसर अलग होता, क्योंकि विकसित देश में जो है कोयला चला जाएगा इसका आंसर। मरकारा विकासशील देश में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो विकासशील देश में, क्योंकि वहाँ जो है कोयला उस हिसाब से उसके पास संसाधन नहीं रहता, उस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ इजी टू जो अवेलेबल है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो ईंधन क्या है, वो वहाँ आपका हो जाएगा लकड़ी। क्या हो जाएगा, लकड़ी। क्या हो जाएगा, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नवनीकरण ऊर्जा संसाधन है, यानी नवनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन है। तो आप एक चीज गौर कर लीजिए, आणविक ईंधन हो, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, ये तीनों जो ईंधन के स्रोत हैं, जब ये एक बार नष्ट हो जाएंगे तो फिर इनको क्या किया जाएगा, वापिस से नहीं बनाया जा सकता है। जबकि पवन ऊर्जा जो है ये एक, इसको आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के दोहन का प्रमुख कारक कौन है, यानी प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन होता है, अगर उसमें बोला जाए कि सबसे प्राकृतिक प्रमुख कारक कौन है, तो एक चीज देख लीजिए, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो दोहन होता है वो कहीं ना कहीं किनके द्वारा होता है, तो मनुष्य के द्वारा होता है, ये बात सही है। दूसरा चीज, एक चीज गौर कीजिए, बहुत सारे साथी औद्योगिक विकास के कारण भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है, ये भी सही है। पर बहुत सारे साथी के मन में होगा कि प्रकृति के कारण नहीं होता है, मगर प्रकृति के भी कारण होता है। जैसे प्राकृतिक आपदा जो आती है उसमें भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी तीनों के कारण, इस तीनों के कारण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विश्व जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। विश्व में वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.1% है, मगर यहाँ पर ऑप्शन आपका उससे नियरेस्ट जो है वो 1% है, इसलिए हम लोग एक डी आंसर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण में सबसे प्रमुख कारण, यानी प्राकृतिक संसाधन का जो क्षरण होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण कौन है। देखिए ऐसा प्रकृति से भी होता है, पशु से भी होता है, मनुष्य से भी होता है, तीनों से होता है। मगर सबसे ज्यादा अगर कोई क्षरण करता है, सबसे ज्यादा अगर कोई नष्ट करता है तो वो है मनुष्य। वो कौन है, मनुष्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मनुष्य। किसके द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता प्रकृति में असंतुलन का सबसे प्रधान कारण क्या है, यानी प्रकृति में जो है असंतुलन जो पैदा होता है उसका सबसे प्रधान कारण क्या है। अगर गौर से देखा जाए, एक चीज को समझा जाए कि सबसे प्रधान कारण क्या है, तो देखिए एक है वन विनाश, पशु विनाश, खनिज विनाश, ईंधन विनाश। वन विनाश जब होता है तो उससे क्या होता है, पशु विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है। वन विनाश होगा तो खनिज विनाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ईंधन का भी विनाश होता है। तो अगर प्रमुख पूछा जाए तो प्रमुख क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा मेरा वन विनाश। यदि वन विनाश होता है तो सभी चीजों का विनाश धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धरातल के, हाँ धरातल के मीटर नहीं होगा, धरातल के अंदर या
हाँ, धरातल के मिट्टी की क्षारीयता ऊपर आने के कारण, हाँ, आने के कारण वनों की कटाई, भूमि का दोहन, खनन, अत्यधिक सिंचाई। तो धरातल का जो मिट्टी का जो नीचे का क्षारीयता होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, जब अधिक सिंचाई होता है तो अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह से फिर क्षारीयता नीचे से ऊपर आते रहता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अधिक सिंचाई के कारण क्या होती है, उसकी उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। जिसके कारण कहा जाता है कि आप जो है लगातार खेती नहीं कीजिए, कभी कभी जो है खेत को ऐसे भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण के प्राण क्या है, यानी औद्योगिकरण का सबसे मुख्य चीज क्या है। अगर गौर किया जाए कि औद्योगिकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वायु, भूमि, जीव जंतु। देखिए भूमि भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, औद्योगिकरण के लिए भूमि भी है। पर यहाँ लास्ट ऑप्शन देखिए, खनिज है और शक्ति संसाधन है। यानी खनिज के बिना तो औद्योगिकरण हो ही नहीं सकता, और शक्ति संसाधन के कहने का मतलब हुआ श्रम संसाधन। यानी अगर उसके लिए श्रम करने के लिए लोग नहीं होंगे, उसके लिए शक्ति नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण नहीं हो सकता, डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए ये सुटेबल ऑप्शन जो आपका डी होगा। ऐसे इसका आंसर बी भी चल सकता था, मगर मोस्ट सुटेबल क्या होगा, डी होगा। उसके बाद 71 देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ये तो सभी साथी जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। ठीक है, ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, ऊर्जा संकट को कैसे आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा संकट को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो पहला, कोयला की खोज, पावर कटौती, पेट्रोलियम की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा। कोयला की खोज ये नहीं हो सकता। पावर, सिर्फ आप बिजली को बंद करके, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। पेट्रोलियम की खोज, ये खोज तो एक अलग चीज है, मगर इसका अगर वैकल्पिक सुविधा हम निकालते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, इसके अलग, इसके अल्टरनेट अगर कोई चीज हम खड़ा कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 73 में देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा तालाब कहाँ है। और भारत में पहले पूछा जाए, अगर पहले पूछा जाता तो आपका आंसर नरोरा होता, मगर अभी करंट में अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु के कहाँ हो जाएगा, कामूती में हो जाएगा, तमिलनाडु के कामूती में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन कौन सा अपशिष्ट है। तो पॉलीथीन जो है आपका ठोस अपशिष्ट है। पॉलीथीन कैसा अपशिष्ट है, पॉलीथीन आपका ठोस अपशिष्ट है। पॉलीथीन कैसा अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, भयावह अपशिष्ट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये जो भयावह अपशिष्ट प्रमुख पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एक चीज गौर कीजिए, ये आपके औद्योगिकरण अपशिष्टों में अधिक पाए जाते हैं, औद्योगिकरण अपशिष्टों में अधिक पाए जाते हैं। अब आपके समक्ष शहजाद सर आ रहे हैं, जो आपको आगे का डीएलएड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सर को बहुत बहुत आभार। अब हम लोग शिक्षण कौशल से जुड़े हुए प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 76। जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 15 टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, वे दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए। वहां पे आपकी ऑनलाइन क्लास के साथ पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 76 कहता है, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। याद होगा आपको 1982, जो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, इसी की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग के द्वारा आपका 1982 में लाया गया था भारतीय शिक्षा आयोग। तो याद रखेंगे हंटर। चलिए 77 को देखिए, चरवाहा विद्यालय का उद्देश्य क्या था। देखिए चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी तरह के बच्चे हो वो शिक्षा से जुड़ जाए। तो क्या करे वो, कि समाज के सुविधा से वंचित वर्ग को शिक्षा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया। चलिए 77 के बाद प्रश्न संख्या 78। चलिए प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है कि शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, या समाज से अलग। तो क्या करना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। अपना स्थान बनाने के लिए अपने दायित्व को निभाते चलिए। 79 को देखिए, यदि छात्र गृह कार्य नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, कार्य करने हेतु प्रेरणा देंगे, योग्यता के अनुसार गृह कार्य देंगे, या गृह कार्य का महत्व बताएंगे। तो क्या करेंगे, इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 79 के बाद प्रश्न संख्या 80।
चलिए प्रश्न संख्या 80 80 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 कहता है किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, गतिशील हो जाता है, क्रमांक परिवर्तित होता है, इनमें से क्या होता है। देखिए किशोरा के अवस्था बाद क्या होता है, शारीरिक विकास की अवस्था जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होती चली जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका कि किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि का बाद का क्रमांक क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए 81 देखिए, इनमें से कौन सा कारक कक्षा के मनोबल को प्रभावित करता है। क्या करता है, समूह समरूपता, संवेगात्मक वातावरण, समूह लक्षण, सदस्य की संवेगात्मक परिपक्वता। तो कक्षा का जो मनोबल को बढ़ाता है जब उस चीज के हम एक संवेगात्मक रूप से, सक्रिय रूप से हम निभाने का प्रयास करते हैं। मतलब जब बच्चा किसी चीज को भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है तो बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि सदस्यों की संवेगात्मक परिपक्वता कक्षा के मनोबल को प्रभावित करती है। चलिए प्रश्न संख्या 81 के बाद प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है, 82 कह रहा है कि ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता है उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, समान रूप से पाई जाती है। इनमें से क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है कहीं न कहीं उसके अंदर सामाजिकता का गुण, समाजीकरण का गुण बढ़ते चला जाता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उसका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। चलिए 83 को देखिए, मासिक आयु माप होती है, मासिक परिपक्वता की, मासिक वृद्धि दर और जन्मजात मासिक शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, मानसिक परिपक्वता की, मेच्योरिटी को मापा जाता है। चलिए 84 के बाद प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है, 84 कह रहा है बाल अपराध के संबंध में सर्वाधिक जोर दिया जाता है। किसको, निदान को, बचाव को, सामाजिक योगदान को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा बचाव को। मतलब बाल अपराध है तो उस बच्चे को क्या करना है, ऐसा नहीं कि उसको अपराधी बना देना, उससे बचाव करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। चलिए 85 को देखिए, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री के व्यवस्था से। इसका सही जवाब जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 85 के बाद प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है, 86 कह रहा है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई, तो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए आपका नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि बच्चे क्या करें, पढ़ाई कर सके। 87 को देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किससे है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन से। तो किस चीज से है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87 के बाद प्रश्न संख्या 88। चलिए प्रश्न संख्या 88 क्या कहता है, 88 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। किसको, पुरुष को, महिला को, अधिक पुरुष को, पुरुष महिला दोनों को। तो क्या करना चाहिए, सभी महिला शिक्षकों को। देखिए प्राथमिक शिक्षा में महिला शिक्षकों को देने के रीजन यही है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा बच्चों के प्रति ममता का भाव जागे, बच्चे भी घुले मिले, क्योंकि बच्चे माँ के करीब ज्यादा होते हैं बचपन में। 89 देखिए, एक शिक्षक को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कब होती है, सामाजिक सम्मान, आर्थिक वेतनमान, छात्र की प्रगति, जनता की प्रशंसा। तो कब होती है, जब छात्र प्रगति करता है। जब बच्चे प्रगति करते हैं तो कहीं न कहीं उस क्या होती है, एक शिक्षक का एक सम्मान बढ़ता है, शिक्षक को एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 89 के बाद प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है, 90 कह रहा है विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह क्या है, शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी, समुदाय का आकार, विद्यालय तंत्र का आकार या विद्यालय भवन। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान होगी कि जब उस संगठन में जितने भी शिक्षक हैं कहीं न कहीं एक अच्छे शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ए। 91 को देखिए, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, माता पिता, सामान्य जनता, प्रधानाचार्य या शिक्षा परिषद। किसके प्रति होंगे, प्रधानाचार्य के प्रति होंगे कि कैसे हम स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सके। चलिए 91 के बाद प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है, 92 कह रहा शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व क्या है, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षा योजना का सर्वाधिक, तो शिक्षा योजना कब सफल होगी, जब एक छात्र और एक शिक्षक के बीच में संबंध स्थापित होगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक और छात्र। 93 को देखिए, प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है, निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना, शिक्षण योजना को नेतृत्व प्रदान करना, माता पिता की आलोचना को सुनना। इनमें से क्या हो जाएगा, शिक्षण योजना को नेतृत्व करना, विद्यालय में कैसे शिक्षण व्यवस्था तंदुरुस्त हो इसके लिए प्रयास करना है। चलिए 94 को देखिए, 94 कह रहा है कि
प्राक भाषा की पहली अवस्था क्या? दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन या शब्द उच्चारण। तो प्राक भाषा की पहली अवस्था कही जाती है शब्द का उच्चारण करना। 95 देखिए, भाषा विकास की तीसरी अवस्था क्या है? हाव भाव, रुदन, विस्फोटक ध्वनि या वाक्य निर्माण। तो भाषा विकास क्या है कि आप किसी भाषा को सीखते हैं तो कैसे उस भाषा को आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका भाषा विकास में? भाषा विकास की तीसरी अवस्था है कि आप वाक्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? डी। चलिए 95 के बाद प्रश्न संख्या 96 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 96 कह रहा है इनमें से कौन मौलिक संवेग है? कौन है? खुशी, प्रेम, दुख, खिन्नता। क्या आ जाएगा ये? प्रेम। प्रेम क्या है? मौलिक संवेग माना जाता है। 97 को देखिए, बच्चों में संवेगात्मक विकास में किसकी भूमिका होती है? माता पिता, समाज, शिक्षण, पड़ोस। तो बच्चों में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का मतलब है कि बच्चों को इमोशन से जोड़ना, और इसमें किसकी भूमिका होगी? सबसे ज्यादा उसके शिक्षण की भूमिका होगी कि कैसे उसकी शिक्षण व्यवस्था होती है जो बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। चलिए प्रश्न संख्या 98। चलिए प्रश्न संख्या 98 को देखिए कि भाषा डैश है, एक प्रकार का चिन्ह है, विचार विनिमय का साधन है। भाषा लिखित है, इसका क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। कहते हैं भाषा क्या? संप्रेषण का माध्यम है। एक विचार को दूसरे विचार से क्या करते हैं? मेलजोल करते हैं। नंबर 99 देखिए, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक सदैव अध्ययनशील होते हैं, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उपरोक्त सभी क्या आ जाएगा? ये डी सारा हो जाएगा इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 100। चलिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है? छात्र को नवीन पाठ्य पुस्तक लिखने हेतु सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्र के स्तर का ज्ञान करेंगे, नवीन उदाहरण देंगे, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो छात्रों को नवीन पाठ्य पुस्तक लिखना है, तो लिखना है, क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम देखिए, बच्चों को कोई भी नवीन ज्ञान देना है तो कहीं न कहीं बच्चों के स्तर को ज्ञान करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों के स्तर को जानेंगे। तो जो भी शिक्षक साथी और दक्षता क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।